तो यहां पर अब जरा सा नक्शा देख लो। अब एक राष्ट्र हमने क्या देखा, यहां पर बन गया, ठीक है, वो जर्मनी इटली का बन गया, ठीक है, एक पेनिनसुलर कंट्री, पेनिनसुलर की जगह से, ठीक है ना, इटली बन गया। दूसरा जो देश है एकदम ऊपर लगा हुआ, वो वहां पर है ऑस्ट्रिया और हंगरी का साम्राज्य, ठीक है, जो काफी विस्तृत है, काफी फैला हुआ है, ऑस्ट्रिया और हंगरी का साम्राज्य, ठीक है, ऑस्ट्रिया समझ लो, इटली बना लिया, ठीक है। अब अगर इटली से ही यहां की सीमाओं को तुम पकड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ो तो ये हमारा फ्रांस बन जाएगा, ठीक है, ये फ्रांस यहां पर इसके ऊपरी कोने से टच करेगा, ये बन जाएगा, ठीक है ना। और फ्रांस के एकदम ऊपर थोड़ा सा आप बढ़ोगे इस इलाके में, ठीक है, यहां से ऊपर जर्मनी बन जाएगा, ठीक है ना। यहां से आगे चलेंगे, यहां से आगे तो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस के हिसाब से ये इंग्लैंड बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर फ्रांस से थोड़ा नीचे उतर के आओगे, फ्रांस से और थोड़ा सा यहां नीचे से उतर के आओ तो तुम्हारा स्पेन बन जाएगा, स्पेन बन जाएगा, और ये तुम्हारा पुर्तगाल है। यहीं से नीचे अगर तुम जोड़ के देखो कि यूरोप के कॉन्टिनेंट में जैसे ही थोड़ा जिब्राल्टर को पार करोगे, तुम भूगोल में इसकी समझ तुमको खूब बनेगी ही, कि जैसे ही तुम जिब्राल्टर को पार करोगे यहां पे शुरू हो जाएगा अफ्रीका, और अफ्रीका में एक जगह है मोरक्को। दरअसल मोरक्को का संकट एक ऐसा संकट था कि जो स्टोरी हम सुन रहे थे कि संघर्ष होगा होगा होगा, दो गुट बन गए हैं, सेनाएं बन गई हैं, उपनिवेशवाद की लड़ाई शुरू हो गई है, तो अब क्या है, मोरक्को उसका एक बड़ा सेंटर बन जाता है। वजह भाई याद करो जरा, यही तो वो रूट है जहां से पश्चिमी यूरोप की सेनाएं अफ्रीका और अफ्रीका से घूमते हुए एशिया जाती है, ठीक है। तो संकट यहां पर पैदा होना ही होना है, क्योंकि ठीक यूरोप को पार करो और नीचे आओ, अफ्रीका में रणनीतिक महत्व की जगह है मोरक्को, और मोरक्को पर नियंत्रण को लेकर के अब संघर्ष बनेगा। तो मैंने कहा मैप का कहां कहां पर यूज करना है ये तुमको समझ में आ रहा है। अब हमको संकट दिखाना है मैप के अंदर, तो हम यहां आ गए, ठीक है। तो ये वो पहला ऐसा संकट है जो इतनी सारी जो अपनी तैयारियां हो गई है ना सेनाओं विनाओं की, उसके बाद में विस्फोटक बन जाएगा, ठीक है। अब लिखो, एक हेडिंग डालो, प्रथम विश्व युद्ध, हेडिंग है प्रथम विश्व युद्ध की ओर ले जाने वाले संकट, ठीक है, संकट। पहला संकट लिखो मोरक्को संकट, इसी में डालना, बहुत बढ़िया है स्पाइडरमैन। मोरक्को संकट 1905-6, ये हेडिंग है। और लिखो यूरोप में, पहला पॉइंट लिखना, यूरोप में जर्मनी और फ्रांस के बीच की शत्रुता अब वैश्विक रूप लेने लगी, वैश्विक रूप लेने लगी। फ्रांस को घेरने की बिस्मार्क की रणनीति, बिस्मार्क की रणनीति और फिर कैसर विलियम द्वितीय, कैसर विलियम द्वितीय द्वारा उपनिवेशों की होड़ ने मोरक्को ब्रैकेट में अफ्रीका, मोरक्को संकट उत्पन्न किया, ठीक है, उत्पन्न किया, बिल्कुल कोमल, बहुत अच्छा, इब्न बतूता, ठीक है, मोरक्को संकट उत्पन्न किया। मोरक्को एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था, स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था। रजत करेंगे बेटा इस पर बात समय मिलते ही, ठीक है, पहले इसको खत्म कर डालो, आज प्रथम विश्व युद्ध कर लो, निपटा लो, उसके बाद जो बातें करनी है करेंगे, ठीक। एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था जिस पर किसी एक देश का नियंत्रण नहीं था, यानी वो उपनिवेश नहीं है, ठीक है, जिस पर किसी एक यूरोपीय देश का नियंत्रण नहीं था, यानी वो उपनिवेश नहीं है, ठीक है, जिस पर किसी एक यूरोपीय देश का नियंत्रण नहीं था।
यह अफ्रीका और एशिया तक जाने वाले समुद्रिक मार्ग पर, यह एशिया तथा अफ्रीका तक जाने वाले समुद्रिक मार्ग पर स्थित होने के कारण रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। साथ ही यहां समृद्ध लौह भंडार, लोहा बहुत है और लोहे की कहानी औद्योगिक क्रांति से जुड़ के है सुनानी, ठीक है। साथ ही यहां समृद्ध लौह भंडार के कारण यूरोप की कई शक्तियों को मोरक्को में रुचि थी। उन्नीस सौ चार में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक संधि हुई। इस संधि के द्वारा मोरक्को पर ब्रिटेन ने, बिल्कुल स्पाइडरमैन, यहां पर तुम लोगों की ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन सबकी समझ काम आ जाती है। मोरक्को पर ब्रिटेन ने फ्रांस के दावे को स्वीकार कर लिया, ठीक है, स्वीकार कर लिया। अब नया आदमी कौन है? फ्रांस का दावा मान लिया ब्रिटेन ने, क्योंकि दोनों अब करीब आ रहे ना। 1904, 5, 6, 7 ये वही पीरियड है जिसमें ये दोनों के दोनों कट्टर दुश्मन जर्मनी के खिलाफ एक होना शुरू हो जा रहे हैं, है ना, याद है ना। तो ये दोनों साथ आ रहे हैं। इन्होंने जब ये कहा तो जर्मनी तो उपनिवेशों की तलाश में है और वो कहता है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। वो ये नहीं कह सकता कि हम कब्जा करेंगे, लेकिन उसने ये कहा कि नहीं, मोरक्को स्वतंत्र है और सबको यहां व्यापार की छूट है, ठीक है। ये पॉइंट बन गया। तो लिखो अगला पॉइंट लिखो, जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने इसका विरोध किया और स्पेन में 1906 में एक बैठक बुलाई। इस प्रकार मोरक्को में संकट उत्पन्न हो गया। बेटा मैं तो बोल रहा हूं, पेज तुमको तुम्हारे दोस्त बताएंगे कि कितने हो गए, है ना। मोरक्को में संकट उत्पन्न हो गया और इस संकट का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया, क्योंकि स्पेन में मीटिंग होगी, सबको बुलाया, पंचायत लगा दी कि भैया अब हम प्रपंच करेंगे बैठ के मोरक्को संकट, ठीक है। इसी को समझना, प्रक्रिया समझना, वॉर नहीं समझनी, प्रक्रिया और परिणाम, दो चीजों पर फोकस रखो। वर्ड इज क्लियर, ठीक। और इस संकट का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया। अगला पॉइंट लिखना, जर्मन हस्तक्षेप को देखते हुए ब्रिटेन, फ्रांस और रूस एक दूसरे के करीब आ गए और यह निर्णय लिया गया, और स्पेन के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि फ्रांस मोरक्को पर कब्जा नहीं कर सकता। संकट उत्पन्न हो गया और इस संकट का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया, ठीक है, उसका अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया, ठीक। फ्रांस मोरक्को पर कब्जा नहीं कर सकता, परंतु अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण में, यानी कि सारे लोग मिलकर ये निर्णय ले रहे हैं कि भैया फ्रांस, तुम वहां पर कुछ मामलों में कुछ निर्णय ले सकते हो, कब्जा नहीं कर सकते हो, अधिनियमित डायरेक्टरी निर्देशक हो सकते हो वहां पर, ठीक है, विनियमित करने, रेगुलेट करने का अधिकार। परंतु अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन उसे कुछ मामले विनियमित करने का अधिकार दिया गया। अभी दीपांशी, अभी सब समझ में आएगा बच्चे,
अभी सब समझ में आएगा, ठीक है ना। अब क्या हो गया, पहली बार आपने यहां पर यह देख लिया कि एक झंझट शुरू हो गया मोरक्को को लेकर। दूसरा झंझट क्या है, दूसरा झंझट, ठीक। अब यहां पर आपको एक फिर से नक्शा देखना है, और वो जो नक्शा है वो है बाल्कन का, ठीक है। तो पहला संकट तो अफ्रीका में उत्पन्न हुआ जो हमने यहां देखा, ठीक है। पहला संकट तो यहां अफ्रीका में उत्पन्न हो गया। दूसरा एक बहुत बड़ा संकट वो बाल्कन देशों के अंदर है, ठीक है। बाल्कन देश क्या है अभी इस पर हम लोग बात करेंगे। छोटे छोटे से तमाम सारे जो देश हैं, मतलब अगर तुम ऑस्ट्रिया के नीचे आओगे तो ऑस्ट्रिया ये है, और उसके नीचे अगर हम आए उतर के, यहां पर तुमको बोस्निया मिलता है, और बोस्निया के अराउंड बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे देश हैं जो बाल्कन प्रदेश कहलाते हैं, ठीक है। बाल्कन क्षेत्र, बाल्कन क्षेत्र, इस क्षेत्र में है क्या, इसमें राष्ट्रवाद का उभार हो रहा है, ठीक है ना, राष्ट्रवाद का उभार हो रहा है। और यहां जो राष्ट्रवाद है, ठीक है ना, राष्ट्रवाद का जो उभार है उसकी वजह से छोटे छोटे तमाम सारे देश जो है उनमें संकट चल रहा है। कुछ जगहों पर नए देश बनाने का संकट चल रहा है, ठीक है। नियमित करने का अधिकार दिया गया, ठीक है ना, अधिकार दिया गया। अब यहां पर एक और चीज, मोरक्को संकट में तुमने देख लिया ना कि जर्मनी घुसा, पहला तो हो गया हस्तक्षेप। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या हुई, एक तरह से जर्मनी ने फ्रांस को रोक दिया कि पूरा कब्जा नहीं कर सकते, तो ये जर्मनी की जीत हो गई। और दूसरी तरफ जर्मनी की हार भी हो गई, क्योंकि बाकी तीनों ने मिलकर के फ्रांस को वहां पर कुछ मामले को विनियमित करने का अधिकार भी दे दिया, तो 50-50 हो गया यहां। लेकिन ये दूसरा संकट यहां पर इंतजार कर रहा है, सर्बिया, बुल्गारिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, ठीक है ना, तमाम सारे देश हैं, बाल्कन के क्षेत्र है जहां पर संकट है। तो अगला हेडिंग डालो बाल्कन संकट, ठीक है, अगली हेडिंग डालो बाल्कन संकट। देखो बाल्कन का क्षेत्र, बाल्कन का क्षेत्र लगातार लगातार गंभीर संघर्षों से घिरा हुआ था। इन इलाकों में राष्ट्रवाद के उभार ने विभिन्न साम्राज्यी शक्तियों के बीच तनाव उत्पन्न कर दिया था, ठीक है, तनाव उत्पन्न कर दिया था, ठीक। अब इसमें एक सेकंड देख लो, राष्ट्रवाद को रोक कौन रहा है, एक तरफ ऑस्ट्रिया है और दूसरी तरफ तुर्की है, और तीसरी तरफ खुद बाल्कन के देश है जहां स्लाव राष्ट्रवाद यानी जो है नस्ल के आधार पर एक राष्ट्रवाद का उभार हो रहा है। तो हर जगह पर वो लोग कह रहे हैं कि स्लाव नेशनलिज्म। तो इसको लेकर के ऑस्ट्रिया बाल्कन के रीजन यानी स्लाव राष्ट्रवाद, तुर्की और स्लाव राष्ट्रवाद, ये तनाव इस संकट का जो है जेनेसिस है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखो राष्ट्रवाद का उभार, ठीक है। अब इसी में लिखो बाल्कन क्षेत्रों में एक और ऑस्ट्रिया और दूसरी ओर तुर्की का प्रभाव था। यह दोनों साम्राज्य बाल्कन इलाके में बार बार हस्तक्षेप करते थे, लंबे समय तक। बाल्कन संकट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझना है। लंबे समय तक बाल्कन के क्षेत्र पर तुर्की की उस्मानिया सल्तनत, ये तुमको याद है, उस्मानी खिलाफत, खलीफा, ठीक है, ये सब तुमने पढ़ा, ये वही तुर्की है, ठीक है। ये उस्मानी सल्तनत का नियंत्रण था, परंतु उस्मानी साम्राज्य के कमजोर होते ही यहां पर सर्बिया, ठीक है, उस देश को तुम लोग जानते हो,
बुल्गार, बुल्गारिया, ठीक है, ग्रीक, जितने भी इलाके तुर्की ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत कर लिए थे, ठीक है ना, वहां पर अभी जो है राष्ट्रवाद, जैसे तुर्की साम्राज्य कमजोर पड़ रहा है राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। अब यहां पर ये जो है राष्ट्रीयताएं बन रही हैं, तो लिखो सर्ब, बुल्गार और ग्रीक आदि राष्ट्रीयताएं, आदि राष्ट्रीयताएं तीव्र हो रही हैं, तीव्र हो रही हैं। इस स्थिति को ऑस्ट्रिया ने और अधिक जटिल बना दिया, और अधिक जटिल बना दिया। अब देखो यहां है स्लाव, स्लाव जनसंख्या बहुत है, और स्लाव जनसंख्या जो है वो ऊपर बैठा है रूस, रूस जो है वो स्लाव जनसंख्या को समर्थन देता है, क्योंकि स्लाव राष्ट्रवाद रूसी राष्ट्रवाद है, ठीक है। उस जमाने में जो एक शासक हुआ करता था, जब रूस पर आएंगे तब हम लोग बात करेंगे, वो स्लाव राष्ट्रवाद का समर्थन करता है। ऑस्ट्रिया को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कल को बाल्कन देशों में जो देश पैदा हो वो रूस के सहयोगी बन जाए और ऑस्ट्रिया पर खतरा मंडराए, इसलिए ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप कर रहा है, ठीक है, इस इलाके के अंदर, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप ने और जटिल बना दिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया इस इलाके में रूस के प्रभाव को रोकना चाहता था, रूस के प्रभाव को रोकना चाहता था। रूस बाल्कन क्षेत्र में स्लाव राष्ट्रवाद का समर्थक था। अब देखो यहां एक खेल समझ लो, यहां क्या हो रहा है, कई प्रवृत्तियां एक साथ काम कर रही हैं, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद की आपसी प्रतिस्पर्धा, रूस, ऑस्ट्रिया, तुर्की, इस सब जो है इस जगह पर अपना नियंत्रण करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद पूरी दुनिया को बांट लेना चाहता है, तो वो संघर्ष बाल्कन में गहरा हो रहा है, क्योंकि यहां राष्ट्रीयताएं मजबूत हो रही हैं और अब होगा झगड़ा यहां पर शुरू, ठीक है ना। तो एक चीज तुमको यहां पर ये ध्यान रखनी है, यहां पर लिखो, इसकी आखिरी एक बॉक्स बना लो, इसके नीचे इसका कंक्लूजन लिख लो। इस प्रकार बाल्कन क्षेत्र में कई प्रवृत्तियां एक साथ आक्रामक होती जा रही थी। एक तरफ साम्राज्यवादी देशों की आपसी प्रतिस्पर्धा थी, तो दूसरी ओर राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार ने साम्राज्यवाद बनाम राष्ट्रवाद, बनाम का मतलब होता है वर्सेस, विरुद्ध, साम्राज्यवाद बनाम राष्ट्रवाद का संघर्ष छेड़ दिया। इसीलिए बाल्कन एक बारूद का ढेर था, बाल्कन एक बारूद का ढेर था जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी, ठीक है ना। अब ये इलाका, इसके बीच में क्या होता है, एक जगह है जो है बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है, बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया ने क्या किया कि बोस्निया हर्जेगोविना पर कर लिया कब्जा, और ये पूरा बाल्कन रीजन है। यहीं पर विस्फोटक देश बैठा हुआ, एक बहुत विस्फोटक, जहां सर्ब राष्ट्रवाद बहुत तगड़ा हो गया, उसका नाम है सर्बिया। बोस्निया हर्जेगोविना को लेकर के विवाद हो जाता है, जबरदस्त विवाद बढ़ जाता है, और यहां पर दूसरा महत्वपूर्ण एक विस्फोटक जो है बिंदु बन जाता है बोस्निया हर्जेगोविना के अंदर। तो दूसरी हेडिंग डालो, बोस्निया संकट 1908। हाँ, बॉक्स बंद कर दो, बॉक्स को बंद करो। बोस्निया संकट 1908 लिखो। ऑस्ट्रिया ने आक्रामक हस्तक्षेप करते हुए बोस्निया हर्जेगोविना पर 1908 में अधिकार कर लिया। इन इलाकों में सर्ब
जनसंख्या होने के कारण सर्बिया और ऑस्ट्रिया में शत्रुता बढ़ गई। सर्बिया और ऑस्ट्रिया में शत्रुता बढ़ गई। सर्बिया को आशा है, क्योंकि हमने क्या कहा, ये इलाके के जो देश है रूस से बड़ी उम्मीद रख रहे हैं, ठीक है। सर्बिया को रूस से समर्थन की आशा थी, परंतु जर्मनी ने रूस पर दबाव डालकर ऑस्ट्रिया की कार्यवाही को मान्यता दिलवा दी। अब क्या होगा अगर किसी देश को, जैसे सर्बिया को, यह उम्मीद है कि रूस है, जर्मनी और रूस नहीं चाहता कि जर्मनी से सीधा संघर्ष हो, एकदम अगल बगल बैठे हैं, दो बड़ी शक्तियां टकराएंगी, इसलिए वो नहीं चाह रहा सीधा संघर्ष यहां पर, तो रूस मान गया, सर्बिया रह गया अलग थलग। बोस्निया संकट ना, जैसे होता ना कि कभी कभी कटार लगी कलेजे में तो हीरो लिए टहल रहा है ना, ऐसे निकालेगा भी नहीं। तो सर्बिया का हाल यह है कि तलवार जो है ना कलेजे में भोंक दी गई, तो सर्बिया इसको लिए टहल रहा है। बाल्कन में तनाव है, आग लगी हुई है ऑस्ट्रिया के खिलाफ भयंकर, ठीक है। तो यह संकट चल ही रहा है। अब देखो क्या हुआ, अब देखो संकट खत्म नहीं होने का नाम ले रहा है। एक संकट ये था जिसके बारे में हम लोगों ने यहां पर बात की, इसको मैं रेड मार्क कर देता हूं, ठीक है, इसको करते हैं रेड मार्क, डेंजर, ठीक है, तुम लोग गेम खेलते हो। दूसरा इलाका पूरे बाल्कन्स के अंदर ये बन गया डेंजर। ये दो हॉट स्पॉट है जहां से कुछ भी अब जो है अगर हो गया तो भैया एकदम सब कुछ दग जाएगा, फट जाएगा। मोरक्को में एक संकट आया, चला गया। मोरक्को के अंदर ही एक दूसरा संकट आ गया और वो संकट कहलाता है अगादीर संकट। यहां पर एक पोर्ट है अगादीर, ठीक है, अगादीर जो है, यहां पर नियंत्रण स्थापित करना है फ्रांस को, और जर्मनी को आपत्ति है, वो अभी भी कह रहा तुम कब्जा नहीं कर सकते। फ्रांस ने क्या किया, अपनी सेना भेज दी अगादीर में, ठीक है। थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन इसको इतने सरली ढंग से समझो। फ्रांस और जर्मनी में झगड़ा चल ही रहा था, फ्रांस ने यहां अगादीर में भेज दी सेना 1911 में, और जर्मनी ने अपना युद्धपोत भेज दिया कि बेटा आओ तुमको हम देख लें। एक बहुत भयंकर युद्धपोत बना लिया था जर्मनी ने, कैसर विलियम ने, उसका नाम था पैंथर पहुंच गया, यानी युद्ध की कगार पर खड़े हो गए जाते फ्रांस बनाम जर्मनी, ठीक है। चलो भाई, अजाज का बर्थडे है तो उसको विश भी करते हैं इसके बीच में, है ना। अजाज, जन्मदिन की खूब सारी शुभकामनाएं, ये पूरा साल तुम्हारा बहुत ही बढ़िया गुजरे, खूब अच्छे से तैयारियां करो, एग्जाम में अगर अपीयर होना है तो अपीयर हो जाओ, ठीक है ना। अब क्या हुआ, यहां पर दोनों सेनाएं अगादीर में आ गई आमने सामने, यानी अगादीर में फ्रांस बनाम जर्मनी आमने सामने आ गए। हुआ क्या, यहां हो गई बंदर बांट समझते हो ना, कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर कैसे जो है रोटी बांट लेता है। तराजू लिया, आधी रोटी, बोला अच्छा इधर ज्यादा है, इधर से तोड़ो, इधर करो, इधर से तोड़ो, इधर करो, ठीक है। फिर कहता है ना ये इधर ज्यादा, इधर वाली हम खा लेते हैं, इधर ज्यादा हो गई तो इधर वाली हम खा लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां हो गई बंदर बांट। 1911 में क्या हो रहा है यहां पे, हमने यही देखा ना पहले के जो हमारे संकट है, देखो बेटा समझ आएगा, ठीक है। एक बार इसको देखोगे नहीं समझ पाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, उसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। चलो मैं फिर से बता देता हूं तुमको, ठीक, मैप तो फिर से नहीं खींचूंगा, लेकिन मैं तुमको केवल नाम लिख के बताता हूं। अब यहां पर तुम यूरोप में क्या देख रहे हो, यूरोप में हमने क्या देखा, जर्मनी और फ्रांस, इन दोनों में आपस में चल रही है लड़ाई। जर्मनी फ्रांस को अलग थलग करना चाहता है, बिस्मार्क की नीति है, ठीक है। फ्रांस अलग थलग होना नहीं चाहता। जर्मनी जब नौसेना बनाने लगता है तो इंग्लैंड के कान खड़े हो जाते हैं, ये सारी कहानी हमने कल पढ़ ली थी। जर्मनी और फ्रांस की जो ये लड़ाई है यूरोप में, ये पहली बार अफ्रीका का जो एक देश है मोरक्को, वहां जाकर अंतरराष्ट्रीय हो जाती है। पहले यूरोप में लड़ रहे, अब ये अफ्रीका पहुंच गया। मोरक्को है स्वतंत्र, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। इंग्लैंड और फ्रांस ने आपस में समझौता कर लिया और कहा कि फ्रांस तुम जो है जाकर के कब्जा कर लो मोरक्को पर, ठीक है, ये ऐसे करते थे। जर्मनी ने कहा कि मोरक्को पर हम कब्जा क्यों करने दें, मोरक्को स्वतंत्र है, वो सबके लिए खुला रहना चाहिए। इसको लेकर के स्पेन में एक मीटिंग हुई, फ्रांस को पूरी तरह से कब्जा नहीं करने दिया गया। ये किसकी जीत थी, जर्मनी की। लेकिन जर्मनी की हार भी हो गई, क्योंकि ये कहा गया स्पेन के अल्जेसिरास की मीटिंग में कि भाई फ्रांस कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ एक मामलों में निर्णय ले सकता है, उसको विनियमित कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। जर्मनी मान गया। ये कब हुआ, 1905-6-7 के दौरान, ठीक। मामला चलता रहा, फोकस बदल गया, कहां फोकस बदल गया, बोस्निया संकट की ओर,
क्यों? क्योंकि बोस्निया संकट पार्ट था बाल्कन संकट का। बाल्कन के बारे में हमने बताया आपको। पहली क्राइसिस यहां बन रही है, दूसरा संकट यहां पर बन रहा है। ऑस्ट्रिया जो देश है वो कब्जा कर लेता है बोस्निया हर्जेगोविना पर, ठीक है। ऑस्ट्रिया बोस्निया हर्जेगोविना पर कब्जा कर लेता है। बाल्कन का एक और देश है सर्बिया, वो इस पर आपत्ति करता है। यहां पर भी आपत्ति आपत्ति का खेल चल रहा है, यहां पर भी आपत्ति का खेल चल रहा है। सर्बिया को उम्मीद है कि रूस उसका साथ देगा, लेकिन जर्मनी रूस को पर दबाव डाल देता है कि तुम चुप रहो, तो रूस चुप रहता है। सर्बिया रह गया अलग थलग, ठगा हुआ कि रूस ने उसका साथ नहीं दिया, ठीक है, ठीक है, वो नहीं दिया। तो यहां पर सर्बिया संकट गहरा गया। ये बात 1908 की है, 1908 की। ये मोरक्को में पहला संकट अंतिम रूप से 1907 में आया, लेकिन मोरक्को में एक और संकट 1911 में आ गया। क्यों? क्योंकि यहां पर एक बंदरगाह हुआ करता था, अगादीर बंदरगाह। तो अगादीर बंदरगाह पर फ्रांस अब फिर से कब्जा करने आ रहा है और यहां पर हो गया दोनों का टकराव, ठीक है। अब देखो, जो बिल्कुल इसको ज्यादा ना डिटेल करने की कोशिश ही तुम्हें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे आराम से समझो। ऑप्शनल वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, जीएस में तुमको सवाल यहां से आना ही नहीं है, केवल समझ लेना है। सवाल जो है प्रथम विश्व युद्ध और भारत आ सकता है, प्रथम विश्व युद्ध का विश्व पर प्रभाव आ सकता है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को कैसे प्रभावित कर सकता है, इस पर आ सकता है, ठीक है ना। हाँ, संधियां मंधियां बहुत सारी नहीं पढ़ो चक्कर में अभी, ठीक, सवाल ही नहीं आना है वहां से। केवल और केवल यह सवाल बन सकता है अगर हम प्रथम विश्व युद्ध की प्रक्रिया या उसके ओरिजिन पर बात करें कि यह उपनिवेशवाद का आपसी संघर्ष था। बाल्कन संकट दरअसल साम्राज्यवाद एवं राष्ट्रवाद का संघर्ष था। इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो तुमको समझ लेना है, ठीक है। चलो अब देखो क्या हो रहा है अगादीर संकट में, इसको समझ लो। अगादीर संकट में क्या हुआ? एक तरफ है जर्मनी और एक तरफ है फ्रांस। हमने क्या कहा? फ्रांस ने अपनी सेना भेजी, जर्मनी ने अपना युद्धपोत भेज दिया, यानी दोनों लड़ने को तैयार। दोनों को क्या चाहिए? दोनों को चाहिए उपनिवेश, फ्रांस को भी और जर्मनी को भी, ठीक है ना। ऑप्शनल में खूब डीप में पढ़ाना होता है ना, तो उसमें तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा। जितनी जरूरत है बेटा उतना केवल हमको पढ़ना चाहिए, तुम्हारे लिए यही भलाई है। रुचि है तो तुम लोग अपने इंटरेस्ट से और पढ़ सकते हो। तो ये क्या हुआ? युद्धपोत भेज दिया। अब क्या हो गया? 1-on-1 हो गया, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, लेकिन लड़ना नहीं चाहते अभी, तैयारी दोनों की है। अंत में जर्मनी कहता है कि अच्छा ऐसा करो कि अगर तुम मोरक्को पर कब्जा करो तो हमको दे दो अफ्रीका में कांगो। कांगो, एक तो कांगो होता बजाने वाला, एक है अफ्रीका का देश। उसको इसकी एक चिप काटी फ्रांस ने, जैसे केक काटा जाता है, दुनिया को कैसे इन्होंने काटा। एक फ्रांस के पास बना रहा और दूसरा दे दिया जर्मनी को। जर्मनी को क्या चाहिए था? उपनिवेश, ठीक है, उपनिवेश मिल गया। तो अगादीर संकट 1911, हेडिंग डाल दी थी, कुछ लिखा था हम लोगों ने? नहीं लिखा था। अगादीर संकट 1911 हेडिंग डाली थी, बताओ बेटा जरा। वापस समझाने लग गया इसलिए भूल गया हूं। अगादीर संकट 1911 में कुछ लिखा था कि नहीं? सेकंड बिगेस्ट फॉरेस्ट, बिल्कुल नहीं, ठीक है, लिखो अगादीर संकट 1911। पहला पॉइंट लिखो, अगादीर मोरक्को का अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह था। फ्रांस ने अगादीर और मोरक्को पर, फ्रांस ने अगादीर और मोरक्को पर प्रभाव प्रक्रिया कारण, वही प्रभाव प्रक्रिया कारण और परिणाम, ठीक है। जैसे युद्ध हुआ, यहां युद्ध हुआ, वो उन्होंने हराया उनको, उनसे ये जो है इस मोर्चे पर इनकी हार, उस मोर्चे पर उनकी जीत, इस डिटेल में तुमको जीएस में नहीं जाना है, ठीक है। हाँ, फ्रांस ने अगादीर और फिर मोरक्को पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना भेज दी। जर्मनी ने अपने युद्धपोत, बिल्कुल वंशिका, बहुत बढ़िया, तुम लोग को रिलेट कर रहे हो ना, बहुत अच्छा। जर्मनी ने अपने युद्धपोत पैंथर को अगादीर भेज दिया, अगादीर भेज दिया। यूरोप के दो कट्टर शत्रु, यूरोप के दो कट्टर शत्रु अफ्रीका में आमने सामने आ गए। अफ्रीका में आमने सामने आ गए, परंतु अभी कोई युद्ध नहीं चाहता था, परंतु अभी कोई युद्ध नहीं चाहता था, और यह लड़ाई मूल रूप से उपनिवेशों पर
उपनिवेशों पर नियंत्रण की लड़ाई थी, नियंत्रण की लड़ाई थी। इसलिए जर्मनी ने मोरक्को जर्मनी ने मोरक्को पर फ्रांस का नियंत्रण स्वीकार कर लिया, क्योंकि फ्रांस बदले में उसे अदला हो गया भाई, बदले में उसे अपने कांगो के उपनिवेश का एक हिस्सा देने को तैयार हो गया, ठीक है बेटा। अब जरा देख लो, हमने मूल रूप से एक संकट, ठीक है, एक जो है रीजन की, एक क्षेत्र की समस्या और 3 संकटों पर विचार किया। मोरक्को संकट पहला संकट, फिर अगादीर संकट यानी द्वितीय मोरक्को संकट, और बोस्निया हर्जेगोविना पर ऑस्ट्रिया का कब्जा। बोस्निया हर्जेगोविना पर ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर लिया, छोटा सा देश था, होता ना कि कोई बहुत ही बड़ा देश आकर के चुटकी भर में खत्म कर दे, किसी को पता ना चले, फिर तो यही बात हो जाए कि भाई इसको जो है सही से रखना, ये सही है या गलत है। प्राची फिर से बोल दें। हाँ, मैंने आखिरी में क्या बोला है? हाँ, क्योंकि फ्रांस बदले में जर्मनी को अपने उपनिवेश कांगो का एक हिस्सा देने को तैयार हो गया, अब क्या हुआ? सब कुछ चल रहा है, अगादीर का संकट 11 में आया, सेनाएं आमने सामने आ गई, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। अभी युद्ध चाहता कोई नहीं है, यहीं से सवाल बनेगा मेंस का, ठीक है। तो युद्ध नहीं चाह रहा कोई भी। तीन मेजर जो क्राइसिस आई, लेकिन उसको किसी ना किसी तरीके से टेबल पे बैठ के सुलझा लिया गया। क्यों? भयानक गुट बने हुए हैं और सबके पास बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, सबके पास बहुत मारक हथियार है, इसलिए युद्ध कोई नहीं चाहता। युद्ध शुरू हो जाएगा बाल्कन में, और बाल्कन में युद्ध होते होते कुछ ऐसा हो जाएगा कि बाद में सब कहेंगे अबे हमको पता ही नहीं चला कब शुरू हो गया, ठीक है ना। तो एक जो है फुल पेज ऐसे बॉक्स बनाओ, फुल पेज का बॉक्स बनाओ और उसमें कुछ निष्कर्ष की चीजें लिख लो जो मेंस के काम में आनी है। ये संकट बेटा टकराव की ओर बता रहे हैं कि होगा टकराव, लेकिन टकराव हुआ नहीं, क्योंकि युद्ध नहीं चाहते हैं कोई भी, केवल उपनिवेशों का, प्रभाव क्षेत्रों का संघर्ष है, ठीक है। युद्ध शुरू हो जाएगा बाल्कन में, उसकी वजह अलग है, इसलिए बाल्कन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बॉक्स के अंदर जरा लिखो, इन सभी संकटों के बावजूद, बाल्कन संकट चल रहा है 1908 के बाद से, अभी इसमें युद्ध हो जाएंगे बाल्कन में, सब एक दूसरे बाल पकड़ के मार, एकदम WWE की वो वाली कुश्ती है जिसमें 2 नहीं 10-12 पहलवान एक साथ लड़ेंगे, पता ही नहीं चलेगा कौन किसको मार रहा है, ठीक है ना। आस्था बेटा उसके पहले क्लास होती है, तुमसे पहले भी मेरी क्लास होती है, जो खत्म ही होती है 10:30 और कभी कभी 11:15 भी बच जाता है ना, तो वहां क्लास होती है मेरी। हाँ लिखो, बॉक्स के अंदर लिखो, उपरोक्त सभी संकटों के बावजूद सीधा युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि यूरोप में ताकतवर प्रतिद्वंदी गुट बन चुके हैं, पृष्ठभूमि है अभी, हाँ, ताकतवर गुट बन चुके हैं, भारी सशस्त्र सेनाएं और मारक हथियार विकसित किए जा चुके हैं, पूर्ण विराम। जर्मनी जैसे देश अपने लिए उपनिवेश चाहते हैं, जो उसे मोरक्को और अगादीर संकट के समय मिल गए। कांगो मिल गया, ठीक है, कांगो मिल गया ना, ये तो चाहिए था, झगड़ा नहीं कर रहे यहां पर, ठीक। फिर इसके बाद लिखो इसका अगला पॉइंट, परंतु असली संकट बाल्कन में जन्म ले रहा था।
बाल्कन में जन्म ले रहा था। ऑस्ट्रिया ने इस इलाके में राष्ट्रवादी शक्तियों को सतर्क कर दिया था। कई देशों में विदेशी शक्तियों को बाहर निकालने की भावना प्रबल हो गई और परिणाम स्वरूप दो बाल्कन युद्ध लड़े गए। जैसे तुमको इसलिए भी इसको समझना है क्योंकि सीधा प्रश्न जो आया वो जर्मनी की भूमिका पर आ जाता है प्रथम विश्व युद्ध, तो तुम उसको कर तो पाओगे बढ़िया से कि तुम बिस्मार्क और कैसर विलियम की नीति के परिवर्तन को भी जानते हो। कैसर विलियम के द्वारा नौसेना बन रही है तो नौसेना की वजह से इंग्लैंड घबरा रहा है, यही प्रक्रिया पर सवाल आएगा बच्चे, एकदम बढ़िया आराम से पढ़ो। ठीक है, परिणाम स्वरूप दो बाल्कन युद्ध लड़े गए। ठीक है, बॉक्स को कर दो बंद। ठीक है, और हेडिंग डालो प्रथम बाल्कन युद्ध। हेडिंग बना दो। और पहला पॉइंटर लिखो, बाल्कन क्षेत्रों में तुर्की की उस्मानी साम्राज्य या उस्मानी सल्तनत या उस्मानिया सल्तनत, कुछ भी लिख सकते हो, तुर्की के उस्मानी साम्राज्य के खिलाफ या उस्मानी साम्राज्य के नियंत्रण के खिलाफ चार बाल्कन देशों ने मिलकर बाल्कन लीग का निर्माण किया। बाल्कन लीग, ठीक है, छोटे छोटे देश हैं, ठीक, जिसमें एक तो सर्बिया है। सर्बिया ऑस्ट्रिया को अपना मुख्य दुश्मन मानता है, लेकिन ये ग्रीस, ठीक है, बुल्गारिया, इस तरीके के छोटे देश हैं जो पीड़ित है तुर्की से। तुर्की का शासन कमजोर हो गया, इस इलाके पर तुर्की की पकड़ कमजोर हो गई है, लेकिन अंतिम रूप से जिसको कहा जाए कि लात मार के बाहर निकालना, तो वो अभी नहीं हुआ है। तो मॉन्टेनेग्रो, बुल्गारिया, ग्रीस और सर्बिया, ये चार मिलकर एक हो गए और इन्होंने कहा कि हम छोटे हैं, तो क्या हुआ, छोटा बच्चा देख जान के ना कोई आंख दिखाना रहे। ठीक है ना, ठीक। बॉक्स बेटा इसलिए बनवाता हूं क्योंकि बॉक्स के अंदर जो बातें हैं वो निष्कर्ष रूप में आती हैं, फ्लो के अंदर। ठीक है, इसलिए मैं अलग से बॉक्स बनवाता हूं ताकि बॉक्स को आप पढ़ें और देख लें। ठीक है, अगर कुछ बच्चों को मान लो कि लगता हो कि नहीं बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, वो बॉक्स को अवॉइड कर लिया करें। लेकिन कई बार होता है कि एक टॉपिक, एक थीम कोई चल रही है, ठीक है, उसी के अंदर अगर पॉइंटर बना दोगे वो उसका हिस्सा बन जाएगी, लेकिन बॉक्स बना दोगे वो अलग हो जाएगी। ठीक है, देखो 1912 में बनी बाल्कन लीग में 1912 में बनी बाल्कन लीग में सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया और मॉन्टेनेग्रो शामिल थे। अगला पॉइंट लिखना, कमजोर होते, इसका है बेटा प्रथम बाल्कन युद्ध, इसका हेडिंग है प्रथम बाल्कन युद्ध। अरे जल गए थे तो बेटा फैज कैसे बनाओगे नोट्स जब जल गए हो, है ना। सुन लो, अभी आराम से क्लास अटेंड कर लो, या कोई अगर तुम्हारे साथ लिख सकता हो तो तुम उसको अपने साथ बिठा लो, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, कमजोर होते उस्मानी साम्राज्य पर मजबूत होती, ठीक है, मजबूत होती राष्ट्रवादी आकांक्षाओं ने, ठीक है, राष्ट्रवादी आकांक्षाओं ने निर्णायक हमला किया था। तुर्की का साम्राज्य हो रहा है कमजोर और इन इलाकों में राष्ट्रवाद हो रहा है मजबूत, तो अब राष्ट्रवाद हमला कर रहा है साम्राज्यवाद के ऊपर। ये कहा जाता है, दरअसल यूरोप में ये कहा जाता है कि राष्ट्रवाद ने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया, इसी बाल्कन संकट की वजह से, क्योंकि उनको राष्ट्रवाद पसंद नहीं आया ना, उन्हीं के तो साम्राज्य थे शत्रुओं के। ठीक,
क्लास नोट्स, बेटा क्लास नोट्स तुमको अब यूनिट वाइज मिलते हैं, ठीक है, यूनिट वाइज नोट्स मिलते हैं। तो आपको जो यूनिट वाइज नोट्स मिलते हैं उनको आप क्लास नोट्स के साथ रख करके पढ़ा करिए। डेली क्लास नोट्स बहुत इम्प्रैक्टिकल था, तो अभी आपको क्या मिलता है, यूनिट वाइज, ताकि आपकी पढ़ाई ज्यादा व्यवस्थित यूनिट वाइज हो सके, ठीक है, तो उसको ही फॉलो करो। कंपाइलेशन नोट्स मिलेगा, ठीक है, यूनिट वाइज कंपाइलेशन। अब यहां पर क्या देख रहे हो, राष्ट्रवाद, तो वहां कहते हैं राष्ट्रवाद जो है प्रथम विश्व युद्ध के बीच जो है वो राष्ट्रवाद बनाम साम्राज्यवाद में छुपे हुए थे। सवाल बन जाता है कि जर्मनी का उत्तरदायित्व क्या है, तब भी तुम कहोगे कि अरे जर्मनी का उत्तरदायित्व कहां है भाई, यहां से विस्फोट हो रहा है, यूरोप में गुटबंदी गुटबाजी सब चल रही है, लेकिन वो तो पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का संघर्ष है, उपनिवेशों की लड़ाई है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध तात्कालिक प्रभाव से अगर देखें तो एक तरफ तुर्की, दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया के साम्राज्यवादी प्रभाव से निकलने के लिए बाल्कन राष्ट्रवाद का परिणाम है, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे ही सवाल बनेंगे। लिखो कि एक तरफ राष्ट्रवाद कमजोर होता तुर्की का साम्राज्य, मजबूत होता राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी आकांक्षाएं। आकांक्षा क्या होती है, मेरी इच्छा, उस पर एक निर्णायक हमला हो गया प्रथम बाल्कन युद्ध में, ठीक है, प्रथम बाल्कन युद्ध में। आप देखो यहां पर अगला पॉइंट आपको लिखना है, लिखिए बाल्कन लीग ने उस्मानी साम्राज्य को हरा दिया, उस्मानी साम्राज्य को हरा दिया और यूरोप के कई देश तुर्की से स्वतंत्र हो गए, तुर्की से स्वतंत्र हो गए, ठीक है, तुर्की से स्वतंत्र हो गए। इस युद्ध में सर्बिया ने, अलग अलग बेटा छोटे छोटे देश हैं, है ना, अलग अलग देश है, मिलकर के बाल्कन लीग बना लिया इन्होंने, ठीक। प्रथम बाल्कन युद्ध में सर्बिया ने नेतृत्वकारी भूमिका निभाई, ये बन गया हीरो, ठीक है, क्योंकि ये उसमें सबसे मजबूत देश था, सबसे ताकतवर, ठीक है, ये बहुत मजबूत देश है। अब क्या हुआ, छोटे छोटे देश हैं, जीत गए, जीतने के बाद झगड़ा करने लग जाएंगे। जैसे क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ ना, महाभारत का युद्ध होने के बाद पांडव आपस में लड़ने लग गए, कोई कह रहा मेरी वजह से जीता, कोई कह रहा मेरी वजह से जीता, बहुत झगड़ा आपस में होने लग गया। तभी वो खाटू श्याम जो है ना, बर्बरीक, उनके पास गए और पूछा, कृष्ण जी लेकर के गए, तो खाटू श्याम ने कहा बर्बरीक ने कि मैं तो यहां बैठा देख रहा था, लंबी कहानी हो सुनाऊंगा नहीं, कि मैं तो बैठा हुआ देख रहा था, तुम में से किसी की कोई भूमिका नहीं है, केवल और केवल चक्र चल रहा था, यानी कृष्ण जो है अपना खेल खेल रहे थे। हेडिंग डाल दो, द्वितीय बाल्कन युद्ध, द्वितीय बाल्कन युद्ध। क्या कहा हमने, अब ये आपस में लड़े, इसमें आपस में लड़ने के पीछे असली कहानी बुल्गारिया की है। तो बुल्गारिया और बाकी देशों के बीच में सीमाओं को लेकर के विवाद हो गया, ठीक है, यानी आपस में संघर्ष शुरू हो गया। तो पहला पॉइंट ये लिखो कि प्रथम बाल्कन युद्ध के तुरंत बाद, ठीक है, प्रथम बाल्कन युद्ध के तुरंत बाद, अच्छा तुम लोगों ने प्रथम बाल्कन युद्ध के नीचे 1912-13 डाल दो ना, और फिर 1913 डाल दो द्वितीय में, ऐसे लिख दो बेटा, 1912-13 प्रथम बाल्कन युद्ध, द्वितीय बाल्कन युद्ध 1913, ठीक है। प्रथम बाल्कन युद्ध के तुरंत बाद लंदन की संधि हुई, लंदन की संधि हुई और एक नया देश अल्बानिया भी अस्तित्व में आया, एक नया देश अल्बानिया भी अस्तित्व में आया, ठीक है, अस्तित्व में आया। बुल्गारिया ने क्षेत्रों के बंटवारे को लेकर नाराजगी जताई, ठीक है। अब एक इलाका यहीं पे पड़ता था, मैसिडोनिया जिसको बोलते थे, छोटी छोटी चीजें समझ लो बस खाली, मैसिडोनिया। बुल्गारिया चाहता था कि मैसिडोनिया का ज्यादातर हिस्सा मिलेगा बुल्गारिया को, और वो मिल गया सर्बिया और ग्रीस को। तो यहां पर झगड़ा, बुल्गारिया नाराज हो गया, बोला हम का कम लड़े थे का, ठीक है, तो झगड़ा हो गया। तो अगला पॉइंट लिखो, इसी में लिखो, बुल्गारिया मैसिडोनिया में कब्जा चाहता था, ठीक है, कब्जा चाहता था, परंतु मैसिडोनिया का बड़ा हिस्सा सर्बिया और ग्रीस को मिल गया, ठीक है, सर्बिया और ग्रीस को मिल गया।
अब क्या हुआ, एक तरफ आ गया बुल्गारिया और दूसरी तरफ सर्बिया हाई है और ग्रीस हाई है। ये दो देश जिनको ज्यादा हिस्सा मिल गया है मैसेडोनिया का, वो पहले से ही एक तरफ है। ठीक है, तीसरा देश जो इस चार लोगों की जमात में शामिल था, मोंटेनेग्रो। मोंटेनेग्रो, ठीक, मोंटेनेग्रो शामिल हुआ, कोई बात नहीं। थोड़े समय के बाद आ गया रोमानिया और थोड़े समय के बाद तुमको मजा आएगा उस्मानी साम्राज्य, जिनको हरा के ये आए। अब उसी के साथ में बना लिया इन्होंने गुट। ठीक है, ये गुट। तो बुल्गारिया के खिलाफ इतनी सारी शक्तियां एक साथ आ गई, ठीक है ना, एक साथ आ गई और सब ने बुल्गारिया के विरुद्ध जो है युद्ध लड़ा। हमले की शुरुआत बुल्गारिया ने की और बाद में फिर सब ने लड़ाइयां शुरू कर दी बुल्गारिया के खिलाफ। ठीक है ना, चल अब इसको एक लाइन में लिख लो। बुल्गारिया के विरुद्ध सर्बिया, ग्रीस, मोंटेनेग्रो तथा बाद में रोमानिया इसे घेर लिया भाई। ठीक है, रोमानिया और उस्मानी साम्राज्य भी युद्ध में शामिल हो गए। बहुत कहानी में नहीं जाना। बुल्गारिया बुरी तरह पराजित हुआ। ठीक है, बुरी तरह पराजित हुआ और ऑस्ट्रिया, हंगरी व जर्मनी से जा मिला। ठीक है, उसने कहा हम दुश्मन हो जाएंगे तुम्हारे पूरे। ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के से जा मिला। द्वितीय युद्ध बुखारेस्ट की संधि से समाप्त हो गया। वो छोटा युद्ध था, बुखारेस्ट की संधि हो गई और युद्ध हो गया समाप्त। अब देखो क्या हुआ, इतनी सारी चीजें तो हम लोगों ने देख ली कि बाल्कन में झगड़े पर चल रहा है झगड़ा। ठीक है ना, अब क्या हुआ, जब इतना सब बनी रहा है, बुल्गारिया चला गया इनके पक्ष में, बुल्गारिया से दुश्मनी चल रही है और सर्बिया को लग रहा है कि अब जब मार हुई गई है तो सब कुछ निपटा लिया जाए, छोड़े का है। तो उसका तनाव बढ़ता चला जा रहा है। कहां, ऑस्ट्रिया के साथ में, ऑस्ट्रिया के साथ। अब यहां पर एक घटना हो जाती है जो बन जाती है तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध का। तात्कालिक कारण, ये तो हो गए सब दूरगामी कारण चल ही रहे हैं। आखिरी कारण जो है वो क्या होता है, ऑस्ट्रिया का एक है राजकुमार। ठीक है, एक राजकुमार है ऑस्ट्रिया का, नाम है फर्डिनेंड, राजकुमार फर्डिनेंड। फर्डिनेंड जो है जून 1914 में, बोस्निया की राजधानी है सरायेवो। सरायेवो क्या है ये, बोस्निया की राजधानी। अब भाई बोस्निया पर किसका नियंत्रण है, बोस्निया पर किसका नियंत्रण है, बोस्निया पर नियंत्रण है ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में। आपत्ति किसको है, सर्बिया को आपत्ति है इस पूरे मुद्दे पर। तो सर्बिया यहां पर क्या कर रहा है, ऑस्ट्रिया विरोधी तत्वों को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रिया विरोधी तत्वों को बढ़ावा। ठीक है, अब ये चल रहा है एंगल इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये चल रहा है इक्वेशन। अब यहां पर फर्डिनेंड ने कहा कि भाई ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में है सरायेवो, बोस्निया, उसकी राजधानी है, तो वहां घूमने जाएंगे। जून 1914 में आ गया फर्डिनेंड घूमने, वहां हो गई उसकी हत्या। ठीक है, युवराज की हत्या हो गई 28 जून 1914 को, फर्डिनेंड की, राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या 28 जून 1914। बहुत बड़ी घटना है ये, राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या सरायेवो में। ऑस्ट्रिया ने कहा कि सर्बिया ने मारा है, ऑस्ट्रिया ने कहा कि इसके पीछे सर्बिया का हाथ है और यहां से मामला पलट जाएगा। तो जरा लिख लो, युद्ध का तात्कालिक कारण, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण, हेडिंग डालो, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण, और पहला पॉइंट लिखो, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड बोस्निया की राजधानी सरायेवो में एक राजकीय दौरे पर थे। एक राजकीय दौरे पर थे। बोस्निया ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में था। अचल इसको एक बार देखना पड़ेगा, इतनी कहानी इतनी बना दी सत्रह यूरोपियंस ने कि हम लोगों को भी समझते समझते सालों लग गए बच्चे। इस क्लास को फिर से देखना, ठीक है।
ठीक है, इस क्लास को फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल है। लेकिन मैं तुमको कह रहा हूं कि ये कहानी समझने में हम लोगों को भी बहुत समय लगा, अब समझ में नहीं आता है, कितने ट्विस्ट पूरी स्टोरी में तुम डाले दे रहे हो। ये सोच ही नहीं रहे हो कि भाई यूरोप से हमारा कोई लेना देना नहीं, फिर भी प्रथम विश्व युद्ध और इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं की वजह से यूपीएससी वालों को पढ़ना पड़ेगा। अंजलि मैं समझ रहा हूं बेटा, ठीक है, मैं समझ रहा हूं, हाथ तो थोड़ा थोड़ा दुख रहा होगा भाई, लेकिन आराम है हराम। यूपीएससी तुमको किसी ने जबरदस्ती नहीं दिलवाया है, तुम्हारा चयन है। अब तुमको चयन तो तब तक मिलेगा नहीं जब तक अनटिल अनलेस ड्रीम कम्स ट्रू, है ना। तो उंगलियां उंगलियां चिटकाओ जब ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं, फिर लिखना, ठीक है। इंदिरा गांधी कह रही है भाई, कह रही है नहीं कह सकते, कह रही हैं, सम्मान के साथ बात करना पड़ेगा कि ऑप्शनल 30,000 का मिल रहा है। अर्चना कंफ्यूजन ही है बेटा, हम लोग कंफ्यूज रहे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो ये पूरा बैकड्रॉप है, सेकंड में इतना कठिनाई नहीं होगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इक्वेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सेकंड तो छेड़ देगा, अपना हिटलर आ जाएगा, हिटलर कहेगा इसी तैसी, और हम लोग समझ में आ जाएगा ये तो हिटलरवा था, एकदम पगला गया था, ठीक। तो यहां पर हिटलर जो है वो हमारा काम आसान कर देता, लेकिन यहां पर कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। चलो चलो ओके, तो क्या हुआ, क्या लिखाया हम भूल गए। हाँ, राज के दौरे पर थे, बोस्निया ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में था, कौमा सर्बिया इसका विरोध कर रहा था, सर्बिया इसका विरोध कर रहा था। बोस्निया में सर्ब राष्ट्रवादी, यानी सर्ब राष्ट्रवादी जो यहां पर जाकर कह रहे हैं ऑस्ट्रिया को हटाओ, सर्ब राष्ट्रवादियों का संगठन ब्लैक हैंड ने उन पर उनकी हत्या कर दी। दरअसल हुआ क्या, किस्मत सोचो, मरने निकला था, पहली बार ब्लैक हैंड ने मारा, ठीक है। वही तो कह रहे हैं दीपांशी, अंग्रेज नंबर 1 क्या क्या करके चले गए, ये ना आते तो कितना इतिहास कम हो जाता हमारे लिए। इतना हम चीन के बारे में थोड़ी पढ़ेंगे, जापान के बारे में थोड़ी पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, निकल जाएंगे। एक बार इन्होंने ब्लैक हैंड ने मारा बम, ये बच गया जब ये जा रहा था बग्घी में बैठा, फिर सैनिक हो गए थे घायल, उनको देखने गया था और वहां पे मार दिया। इन सेकंड अटेम्प्ट में इसको मार दिया, इसको तुम्हें ध्यान नहीं रखना, मैंने बता दी कहानी के तौर पर, ठीक है। देखो, फर्डिनेंड की हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को इसका दोषी माना, और 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर हमला कर दिया। अब तुम देखो क्या हुआ, 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर हमला कर दिया। अब क्या समझे, इधर ऑस्ट्रिया ने हमला कर दिया सर्बिया पर, रूस सर्बिया के साथ है। जब रूस सर्बिया के साथ आ गया तो जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ आ गया। गुट पहले ही बने हुए हैं, गुट यहां पर पहले ही बन चुके हैं। इटली पहले से इस गुट में शामिल है, धोखेबाज निकलेगा, बीच में भाग लेगा, लेकिन शुरुआत में इटली आ गया। इटली के साथ बाल्कन की 2 ताकतें, एक बुल्गारिया इनके साथ और एक सर्बिया उनके साथ। मामला जब ऑस्ट्रिया जर्मनी का है तो फ्रांस और इंग्लैंड भी युद्ध में कूद पड़े। ये है ट्रिपल अलायंस और ये है ट्रिपल एंटिटी, ठीक है ना, ट्रिपल एंटिटी। 2 गुट बन गए और ये दरअसल युद्ध जो है ये है पूरा का पूरा प्रथम विश्व युद्ध का इक्वेशन, ठीक है ना। इसको लिखो जरा, ठीक। क्या चल रहा है भाई, इधर तो कुछ और कहानी चल रही तुम लोगों की, ठीक है ना। अब क्या होगा, धीरे धीरे इसमें नई नई ताकतें, कोई पाला बदलेगा। जैसे हमने कहा इटली 1915 तक रहा साथ में, फिर अलग हट गया, ठीक है। इसी के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत आकर शामिल हो जाएगी, वो है अमेरिका। बहुत लेट आएगा, अमेरिका शुरुआत में लड़ाई में शामिल नहीं होता, 1917 में आकर के ये लड़ाई में शामिल होता है, और 1917 में ये लड़ाई में शामिल होकर इधर आ गया। साथ ही साथ होगा क्या कि एशिया तक ये लड़ाई पहुंच जाएगी, और एशिया तक जो लड़ाई पहुंचेगी
उसमें जापान एक बहुत बड़ी शक्ति बन रहा है, ठीक है, जापान बड़ी शक्ति बन रहा है, और उस शक्ति में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, सभी को आपत्ति है, सभी को आपत्ति है, ठीक है। तो एक समय में आपको क्या ध्यान रखना है कि इस आपत्ति में अभी जापान भी आ जाएगा, लेकिन यहां पर आपको क्या देखना है कि ये इस गुट में रहता है, लेकिन उसके बाद 1915 में ये चला आएगा इस गुट में, ठीक है ना, ट्रिपल एंटेटे, इंग्लैंड वाले गुट में। तो इटली ने पाला बदल लिया, आधी लड़ाई में इटली ने अपना पाला बदल लिया और कूद के इधर चला आया। बाद में क्योंकि सर्बिया आ ही गया था, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, इटली, थोड़े समय के बाद जर्मनी जो है वो चीन में जापान को बहुत चुनौती दे रहा था। लड़ाई तो अमेरिका जापान की भी चल रही थी, लेकिन जापान भी आकर के इनके गुट में शामिल हो गया, तो ये गुट होता गया बड़ा, ठीक है ना। अब यहां पर जब जर्मनी हमला करेगा तो फिर इसमें बेल्जियम भी आकर के शामिल हो जाएगा, रोमानिया भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे, और हमने कहा रोमानिया भी शामिल हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, इटली, जापान, और यहां पर तो क्लियर हाई है। तो आखिर में हुआ क्या कि इटली इधर कूद जाएगा। ये इक्वेशन जरा, ये चार्ट बनाओ, उसके नीचे लिख देते हैं, ठीक। अब देखो, हाँ, एक चीज इसमें एक और रहेगी, पावर, एक और पावर रह गई। इस इलाके में, बाल्कन के इलाके में नेता बन के उभरा है सर्बिया। तो उस्मानी साम्राज्य जो है वो सर्बिया का मुकाबला करने के लिए इसमें आकर के शामिल हो जाएगा। हमने देखा कि प्रथम बाल्कन युद्ध में 4 शक्तियों ने मिलकर के लड़ाई लड़ी उस्मानी साम्राज्य के खिलाफ। द्वितीय बाल्कन युद्ध में उस्मानी साम्राज्य बाकी 5 शक्तियों की तरह बुल्गारिया से लड़ गया। प्रथम विश्व युद्ध में बुल्गारिया, उस्मानी साम्राज्य एक साथ आ गए। मतलब एकता कपूर के सीरियल से ज्यादा बुरा हाल यहां पर है, इसलिए तुम लोगों को समझ में थोड़ा देर से आता है। इसको जरा चार्ट बनाओ, इसका चार्ट बनाओ, और कुछ लिख दे 2-4 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर हमले से प्रथम विश्व युद्ध ट्रिपल अलायंस एकदम दुबला हो गया। प्रथम विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो गई। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया और रूस ने सर्बिया का। जर्मनी और रूस पहले ही दो प्रतिद्वंदी गुट बनाए हुए थे। एक तरफ ट्रिपल अलायंस, वो तुमको याद है इसलिए मैं लिखवाऊंगा नहीं। एक तरफ ट्रिपल अलायंस और दूसरी ओर ट्रिपल एंटेटे थे। सर्बिया से, अगला पॉइंट लिखना, सर्बिया से शत्रुता की वजह से बुल्गारिया और अपने साम्राज्य हितों के लिए तुर्की, ठीक है, उस्मानी साम्राज्य दरअसल तुर्की लिख लो इसको, तुर्की, ठीक है, साम्राज्य हितों के लिए तुर्की ट्रिपल अलायंस में शामिल हुआ। अगला पॉइंट लिखना, 1915 में इटली ने पाला बदल लिया तथा बाद में अमेरिका और जापान ट्रिपल एंटेटे की ओर से युद्ध में शामिल हो गए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यह है फ्रांस, यहां पर एक चिप की तरह बेल्जियम है और यहां पे है इंग्लैंड हमेशा मानता था कि जो बेल्जियम है वो मेरे लिए सुरक्षा की दीवार है मुख्यधारा के यूरोप से। तो जर्मनी ने जब फ्रांस पे हमला किया तब तक भी वो उसको लगा कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, शामिल सब हो रहे हैं लेकिन अपने अपने हितों के लिए। लेकिन जब उसने बेल्जियम पर हमला किया तो इंग्लैंड को लगा कि सुरक्षा दीवार टूटी, ठीक है ना। जैसे ही सुरक्षा की दीवार टूटेगी इंग्लैंड पूरी ताकत से इस युद्ध में शामिल हो जाएगा। लिख देना,
जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया तो इंग्लैंड सतर्क हो गया। क्योंकि इंग्लैंड बेल्जियम को अपनी सुरक्षा दीवार मानता था। बेटा मैं कहूंगा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तुम लोग जो है ना, अब रंजन चक्रवर्ती की हिंदी की किताब पढ़ लो, ठीक है, इंदिरा अर्जुन देव, ठीक, समकालीन विश्व इतिहास, ठीक है, वो जो है समसामयिक विश्व इतिहास, वो 2 किताबें आप मत पढ़िए, अलग अलग 2 किताबें। मैं कहूंगा कि उधर से एनसीईआरटी छोड़ो, तुम अपने पीडब्ल्यू स्टडी मटेरियल और रंजन चक्रवर्ती की किताब पढ़ रहा हो जो मैंने बताई थी, ठीक है ना। चलो अब एक चीज देख लो कि यहां पर क्या कहा जाता है। जो सवाल तुमको लिखना है पूछा जा चुका है, इसलिए उस सवाल के वापस पूछे जाने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है, नहीं है, ठीक है। जर्मनी का उत्तरदायित्व, केवल मैं तुमको एक खाका बना देता हूं, उसके बाद तुम बस उसी खाके को उतार लो, क्योंकि सवाल अब फिर से दोहराया जाएगा, इसकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी हमें देख लेना चाहिए कि आखिर जर्मनी का उत्तरदायित्व क्या था। अब देखो पहली चीज, एक तो आ गया बिस्मार्क, ठीक है, गठबंधन, ठीक है, की नीति, और दूसरी चीज क्या थी उसका सैन्यवाद। तो एक चीज तो हमको दिखाई दे रही है कि जर्मनी का उत्तरदायित्व है, ठीक है, जर्मनी का एक उत्तरदायित्व तो हमको यहां पर दिखाई ही दे रहा है कि भाई बिस्मार्क ने ये किया। काइसर विलियम द्वितीय और बिस्मार्क की नीति का अंतर वो तुमको बताना है। तो इससे क्या होगा, जर्मनी की वैश्विक महत्वाकांक्षा हो गई ना, याद है ना, यही तो कहा था हम लोगों ने कि भाई जर्मनी को बिस्मार्क कहता था कि यह तृप्त देश है, लेकिन काइसर विलियम ने क्या कहा कि नहीं भैया तृप्त तक नहीं है, हम तो पूरी दुनिया पर अधिकार करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और नौसेना का विकास जो है इसी से जुड़ा हुआ था, ठीक है, नौसेना का विकास कि हम नौसेना बना के अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे, ठीक है, इतनी चीजें। इसकी वजह से क्या निकल रहा है, उपनिवेशों की होड़, और इस उपनिवेशों की होड़ में हमने कहा देखा संकट, मोरक्को, ठीक है ना, गुट बन गए हैं, सैन्यवाद आ गया है, वैश्विक महत्वाकांक्षा है, नौसेना है, और हमने देखा कि कैसे मोरक्को में संकट गहरा गया, और गहराने के बाद वो जर्मनी बनाम फ्रांस हो गया, जर्मनी वर्सेस फ्रांस। इसके बावजूद युद्ध नहीं हुआ। जर्मनी का उत्तरदायित्व तो इतना ही है, लेकिन इस उत्तरदायित्व का एक ही कहना है कि भाई वो क्या चाहता है, वो अपने विकास के लिए उपनिवेश चाह रहा है, और इसी संघर्ष में बाकी शक्तियां भी पड़ी हुई हैं, ठीक है ना, पड़ी हुई हैं। अब क्या है कि इस संघर्ष के बाद हम कहेंगे कि जर्मनी की भूमिका इतनी जरूर है, लेकिन जर्मनी ने कम से कम मोरक्को संकट, अगादीर संकट के बावजूद कोई सीधा संघर्ष नहीं किया है। संघर्ष कहां से शुरू हुआ, वो फिर है हमारा बाल्कन संकट। इसको तुम फिर डिस्कस करो कि किस तरीके से बाल्कन क्षेत्र जो है वहां से प्रथम विश्व युद्ध निकलता है, और जब प्रथम विश्व युद्ध निकलता है तो यह संघर्ष भी क्या है, साम्राज्यवाद बनाम राष्ट्रवाद का संघर्ष है। और यूरोप में पहले से ही गुटबाजी और सैन्यवाद चरम पर है, ठीक है, गुटबाजी सैन्यवाद चरम पर है। तो हुआ क्या, केवल इतना हो गया कि जो परिस्थितियां पहले से मौजूद थीं उनको एक स्थानीय 2 देशों के बीच, ऐसे मान ले कि 2 राष्ट्रों के बीच संघर्ष, गुटों के बीच का संघर्ष बन गया। ये तो ऐसे ही था ना कि पता चला पहले से ही हमने अपने दोस्तों के गुट बनाए हुए हैं, और जैसे ही 2 दोस्तों के बीच में लड़ाई शुरू हुई, गुटों से बाहर सारे लोग चले आए और एक दूसरे के बाल पीट पीट कर वो अपने आइंस्टीन चाचा वाला झगड़ा शुरू हो गया, कोई पैर पकड़े, कोई पीछे लाठी चला रहा, कोई बांस मार रहा, तेरे गुट बने हुए थे। भूमिका ये जरूर है कि उन्होंने गुट बनाए, सैन्यवाद पैदा किया। और अब जो है केवल जर्मनी का उत्तरदायित्व तो इसलिए नहीं है क्योंकि केवल जर्मनी ने तो गुट नहीं बनाया, उसने गुट बनाए, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने भी तो गुट बनाए, तो दोनों गुट गुट खेल रहे। दूसरी चीज, अगर जर्मनी ने सेना बनाई तो क्या ब्रिटेन ने अपनी नौसेना के बल पर दुनिया पर कब्जा नहीं किया हुआ है? तुमको क्यों बुरा लग रहा है? ठीक, सैन्यवाद अगर हैवी मिलिट्रीज बना ली बिस्मार्क ने, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने भी तो बना ली थी, उनके पास भी आर्मीज है। यानी वहां पर केवल जर्मनी पर दोषारोपण करना ठीक नहीं है, वो उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी संघर्ष है, ठीक है। और बाल्कन राष्ट्रवाद बनाम
साम्राज्यवाद का संघर्ष है। और दो गुटों के बीच में आइंस्टीन चाचा वाली मार हो गई। अब इस वॉर के बाद में कुछ नहीं देखना कि कहां किसने किसको मारा, कितना कितना पीटा, छोड़ दो, वो सब नहीं आएगा ही नहीं इसमें। कल हम लोग बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हो रहा है, क्या संधियां हो रही हैं, और उन संधियों के बाद में भैया कैसा बवाला मचेगा। ठीक है, इन सब चीजों पे कल हम लोग बात करेंगे। इसको तुम लोगों ने ऐसे ही बना लेना है, क्योंकि ये सवाल मैंने कहा ना पूछ लिया गया तो आएगा नहीं। इसको ड्रॉ कर लिया, दोनों ड्रॉ कर लिए, नहीं किए तो तुम लोग कर लोगे। ठीक है, चलो बाय बाय, कल मिलते हैं।